Hello everyone, this is Bhavya Sharma and you all are watching me on Anatomy वाले गुरुजी। तो आज का हमारा सेशन है डायरेक्ट एलाइजा पे। इससे पहले वाले सेशन में हमने एलाइजा का इंट्रोडक्टरी फेज देखा कि एलाइजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और वो एंटीजन और या एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकता है कैसे, एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन के बेसिस पे। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में ऊपर वाली वीडियो में जाएं। बाकी आज जो है ये पहला टाइप है एलाइजा का, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है, सिंपलेस्ट है ये, कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में, ये टेस्ट परफॉर्म करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही इजी वे में ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये है कि हमने देखा था कि ब्लड सीरम में एंटीजन और एंटीबॉडी या हार्मोन्स है उनको डिटेक्ट करता है एलाइजा। तो जो डायरेक्ट एलाइजा है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, एंटीजन डिटेक्शन के लिए। मोस्टली जो कोई भी डिजीज़ है, मान लो डेंगू है, मलेरिया है, कोई भी बैक्टीरियल वायरल एंटीजन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी हमारी एलाइजा टेस्ट आएगा, वो है डायरेक्ट एलाइजा, जो स्पेसिफिक है एंटीजन के लिए। इसके अंदर होता है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी है वो एंजाइम से जुड़ी हुई होगी, जिस पे टैग्ड होगा एंजाइम वो, और एंटीजन जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, कि एंटीजन और एंटीबॉडी में डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बीच में कुछ भी उनका वे या मीडियम नहीं लाया जाता, या कोई दूसरी एंटीबॉडी नहीं लाई जाती। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है, जैसे कि दूसरों वालों में लाई जाएगी, दूसरे टाइप्स में, वो इसमें नहीं लाई जाती, और डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी में। तो यहाँ पे ये 3 स्टेप में हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो हम पहला स्टेप जो देखते हैं उसमें हमने क्या किया, उसमें फर्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया एंटीजन। अब आप बोलोगे कि मैम एंटीजन क्या उठा के ले आएंगे? नहीं, मान लो कोई भी डिजीज़, अपन मान ले किसी को भी ऐसा हमें सस्पेक्ट है कि भाई इसको डेंगू है, तो उसका ब्लड लेंगे, उसके सीरम में से हम एंटीजन को निकालेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, जो इम्यून रिएक्शन है, क्या ये वैसे ही हो रही है जैसे जब डेंगू के अंदर होती है। तो यहाँ से हमने ब्लड सीरम से, कोई भी पर्सन का ब्लड ले लेंगे, उसके सीरम से हमने एंटीजन को निकाल लिया। और ये कौन सी प्लेट होती है, माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, उसके अंदर वेल्स बने होते हैं, जहाँ पे एंटीजन आके या एंटीबॉडी आके सिचुएट हो जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमने एंटीजन दिया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 आए, और भी बहुत सारे एंटीजन इसके अंदर आए, पर वेल से सिर्फ ये 2 एंटीजन ही हमने देखा है कि यहाँ पे ऐड हुए हैं। 3-4 और भी हो सकते हैं, पर हमने इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया है कि आपको समझ में आए, इसलिए हमने 2 ही लिए हैं। तो हमने किया कि यहाँ पे एंटीजन ट्रांसफर किए, और वो आके माइक्रोटाइटर वेल पे आके यहाँ पे सिचुएट हो गए। अब आप देखेंगे कि ब्लू जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, सरफेस ब्लॉकिंग। जो कौन करता है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। सरफेस ब्लॉकिंग, सरफेस इज ब्लॉक्ड बाय BSA, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। या फिर जो नॉन फैट ड्राई मिल्क होता है, उससे भी हम इसकी सरफेस को ब्लॉक कर सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि इस सरफेस ब्लॉकिंग का फायदा क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक बफर और यूज करते हैं, इसका नाम है PBS, फॉस्फेट बफर सेलाइन, जिसको बोलते हैं फॉस्फेट बफर सेलाइन। इसका क्या यूज है, ये जो बफर होता है, इसकी जो pH है, इसकी जो pH होती है वो हमारे ह्यूमन ब्लड के बराबर होती है। pH इज सिमिलर टू ह्यूमन ब्लड, और जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो भी ह्यूमन ब्लड के बराबर है। जिससे क्या होगा, हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को हम लैब में तो ले आए, पर उसको इन्वायरमेंट वैसा ही मिले जैसा हमारी बॉडी में ब्लड सीरम में मिल रहा था। उसके लिए हम यहाँ पे PBS यूज करते हैं, जिसकी pH जो है वो ह्यूमन ब्लड के बराबर होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एंटीजन ऐड कर दिए, BCA से सरफेस ब्लॉक कर दिया, और PBS बफर दे दिया। सेकेंड स्टेप करने से पहले हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग क्यों करेंगे, ताकि ये जो एक्स्ट्रा एंटीजन थे ये रिमूव हो जाए और आगे आके हमें डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए इन एंटीजन्स को रिमूव कर दिया गया। सरफेस यहाँ पे भी ब्लॉक्ड ही रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरफेस ब्लॉक क्यों करते हैं। जैसे एंटीजन बहुत सारे ऐड किए, वैसे एंटीबॉडी भी जो हमने ब्लड से लिए वो काफ़ी सारी होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होंगी। पर अब ये जो यहाँ पे वेल्स हैं, उन वेल्स के अंदर एंटीजन भी आके बाइंड कर सकता है, और एंटीबॉडी पर हमें क्या चाहिए कि ये एंटीबॉडी जो है वो सिर्फ हमारे सैंपल के एंटीजन से ही बाइंड करे। इसलिए हम सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि यहाँ पे आके कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंड नहीं करे, वो आपस में ही डायरेक्ट इंटरेक्शन करे।
तो फर्स्ट स्टेप में हमने एंटीजन दिया, सेकेंड स्टेप हो गया ऐड एंटीबॉडी। अब देखिए जो एंटीबॉडी थी हमने क्या देखा था, एंजाइम लिंक। तो यहाँ पे जो ग्रीन मैंने बनाया है ये क्या है, एंजाइम है। एंटीबॉडी की सरफेस पे FC की जगह क्या है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब ये एंजाइम HPA भी हो सकता है, यूरिएज भी हो सकता है, परऑक्सीडेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो एंजाइम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम फिर से इसको वॉश करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज थी। अब ये एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज फ्री फ्लोट नहीं करते रहे, इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे दोबारा से। थर्ड स्टेप से पहले वॉश करने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि सबस्ट्रेट क्या होगा, कलरलेस होगा, जिसको क्रोमोजेनिक भी बोला जाता है। ये सब लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है, कलरलेस सबस्ट्रेट। अब ये जो सबस्ट्रेट आएगा ये क्या करेगा, जो एंटीजन प्रेजेंट है एंटीबॉडी के साथ उससे रिएक्ट करेगा। सबस्ट्रेट हमेशा एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, इम्यून रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है। तो जब सबस्ट्रेट जो है वो कलरलेस सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, जो एंजाइम एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, कलर बनेगा, कलरफुल प्रोडक्ट मिलेगा। और उस कलरफुल प्रोडक्ट से हम मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस जो पेशेंट है उसके अंदर डेंगू या मलेरिया है या नहीं। अगर कलर प्रेजेंट होगा तो वो सस्पेक्ट जो है वो उसको डेंगू है, और नेगेटिव होगा, कलर नहीं होगा तो रिजल्ट उसके नेगेटिव है और उसको वो डिजीज नहीं है। बेसिकली क्या है, हमने क्या देखा, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन ही हमें देखनी है। किसी को हमने मान लिया किसी को कि भाई मुझे मलेरिया है, अब मेरा जो चेक करेगा, टेस्ट होगा, वो एलाइजा के थ्रू अगर होगा तो कैसे होगा, मेरा ब्लड लेके उसके सीरम में से एंटीजन को निकाल लिया जाएगा और एंटीबॉडी को भी निकाल लिया जाएगा, और उनको एक माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर उनका रिएक्शन कराया जाएगा। यहाँ पे भी ब्लॉकिंग प्रेजेंट है, रिएक्शन कराया जाएगा। अगर ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ये मलेरिया से रिलेटेड नहीं होते तो कभी भी यहाँ पे कलर नहीं आता। हमेशा उसके हिसाब से जो डिजीज है उसके लिए जो सस्पेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी हो सकते हैं उन्हीं को लिया जाता है। अगर मलेरिया के एंटीजन है और एंटीबॉडी जो मलेरिया के लिए बननी चाहिए वही है, तभी रिएक्शन होगी। अगर मान लो ये एंटीबॉडीज जो हैं वो इस एंटीजन से बाइंड करने वाली नहीं होती, मतलब वो मलेरिया के लिए नहीं है, तो वो फ्री पड़ी रहती, वो कभी भी इससे बाइंड नहीं करती। हमने यहाँ पे इनको बाइंड कराया, पर अगर मान लो कि ये इसकी नहीं होती तो ये फ्री ही रहती, ये बाइंड नहीं करती। जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड ही नहीं करेंगे, उनकी रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कलर कहाँ से मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एलाइजा कि कैसे हमें कलर मिलेगा, और उस कलर की प्रेजेंस या एब्सेंस के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन को ये डिजीज है या नहीं। तो ये 3 स्टेप में, सिंपल स्टेप में ये जो हमारी प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। सबसे सिंपलेस्ट यही होता है। काफ़ी सेंसिटिव होती है ये, पर कॉम्पिटिटिव और सैंडविच जो है वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो और ज़्यादा अगर कम अमाउंट में भी होगा तो भी हमें रिजल्ट दे देगी कि उस पर्सन को वो डिजीज़ है या नहीं है। सस्पेक्ट के हिसाब से लेंगे हम एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी कलर नहीं मिलेगा। BSA और PBS ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन किसके लिए, सरफेस ब्लॉक करने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा एंटीजन या एंटीबॉडी बाइंड नहीं करे वेल के अंदर। ओके, वो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में ही बाइंड करें। PBS क्यों, क्योंकि सराउंडिंग इन्वायरमेंट वैसा मिले जैसा ह्यूमन ब्लड में एंटीजन या एंटीबॉडी को मिलता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एलाइजा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद जो इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव और सैंडविच है उनके पार्ट भी इस वीडियो के बाद आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। थैंक यू गाइज। वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एनाटॉमी वाले गुरुजी। थैंक यू।